Hello साथियों, let's study restriction on power of board, section 180 of Companies Act 2013। तो हम स्टडी करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स shall exercise the following power only with consent of company by SR। कुछ पावर्स हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिए गए हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तभी उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं जब कंसेंट होगा। किसका कंसेंट होगा? कंपनी का बाय एसआर। एसआर मतलब 75% उसका कंसेंट है, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं। अब वो चार एक्चुअल पावर्स हैं, वो ए बी सी एंड डी में वो पावर एक्सप्लेन किया गया। बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको ये पीडीएफ में भी मिल जाएगा। आप इसको घर घर के वॉल में भी लगा सकते हैं और वहाँ डेली रिवाइज कर सकते हैं। बड़ा सिंपल वे में समझा रहा हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर ओनली विद द कंसेंट ऑफ कंपनी बाय एसआर। एसआर पास करके कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये पावर देते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं विद लिमिटेशंस के साथ। वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहला बात, टू सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ होल या सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी और वेयर द कंपनी ओन्स मोर देन वन अंडरटेकिंग ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द एनी सच अंडरटेकिंग। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज अंडरटेकिंग। शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, लेकिन इजी वे में अंडरस्टैंड होगा आपका। अंडरस्टैंडिंग और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग, वो क्या है? तो यहाँ पर आप देखिए कि अंडरटेकिंग के बारे में बात हो रहा है कि अंडरटेकिंग किसको कहेंगे? कि कोई भी कंपनी इन्वेस्ट कर रखी है, कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है और उस इन्वेस्टमेंट में एक्सीड कर रहा है 20% ऑफ इट्स नेट वर्थ। नेट वर्थ क्या? नेट वर्थ आपका पेड ऑफ शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ये कंपनी का कॉम्बाइन को नेट वर्थ कहते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब नेटवर्थ अगर सपोज 100 करोड़ है, नेटवर्थ 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ का एक्सीड 20% हो गया आपका 20 करोड़ से ऊपर। 20 करोड़ से 1 रुपया भी ऊपर, तो मतलब वो अंडरटेकिंग माना जाएगा। तो इन्वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्ट किया कंपनी ने, ऑफ कंपनी एक्सीड 20% ऑफ द नेटवर्थ एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। और या फिर वो हो गया नेटवर्थ का 20% से एक्सीड अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया तो उसको हम अंडरटेकिंग बोलेंगे। या फिर और है, या फिर एन अंडरटेकिंग विच जनरेट कर रहा है 20% ऑफ द प्रॉफिट। मतलब कंपनी का सपोज 100 करोड़ का ईयरली इनकम होता है, टोटल इनकम आता है, उसमें से 20% से भी अंडरटेकिंग ही बना के देता है, तो उसको भी हम मानेंगे कि वो अंडरटेकिंग है। समझ गया बात? अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है, एकदम अच्छा से समझ गया। आपको ऐसे समझाते हैं, एक कंपनी जिसका पेड ऑफ शेयर कैपिटल है आपका सपोज 80 करोड़ रुपीज़, ठीक है। फ्री रिजर्व है कंपनी का सपोज इन केस 20 करोड़, तो टोटल हो गया आपका 100 करोड़, ठीक है। या 100 करोड़ का अगर 20% बोला जाए कि एक्सीड, अगर 20% एक्सीड हो रहा है, तो सपोज इन केस अगर कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एक प्लॉट ऑफ लैंड लिया है, प्लॉट ऑफ लैंड, उसका कॉस्ट था आपका 25 लाख, तो ये 25 करोड़, तो ये 100 करोड़ का नेट वर्थ है, उससे एक्सीड कर रहा है ना ये एक्सीड, तो उस हिसाब से वो इस एप्लीकेबल हो जाएगा, उसको हम अंडरटेकिंग मानेंगे। और वही आप टोटल इनकम में भी कर लो कि अगर कंपनी का टोटल इनकम अगर 100 करोड़ रहता है, 100 करोड़ में से अगर 21 करोड़ भी अगर उसका इन्वेस्टमेंट आता है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से जो अंडरटेकिंग है, तो उसको भी हम अंडरटेकिंग मान लेंगे। इसका क्लियर हो गया? अब सब्सटेंशियली पढ़ते हैं, ठीक है। सब्सटेंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग मतलब 20% और मोर ऑफ द वैल्यू। याद रखना, वैल्यू के ऊपर मैंने अच्छे से आपको बता रहा हूँ। वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, 20% और मोर ऑफ द वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग। सपोज इस जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि प्लॉट ऑफ लैंड जिसका वैल्यू है 25 करोड़ रुपीज़, 25 करोड़ रुपीज़ का आप 20% निकाल लो, कितना आएगा? 2.5 और 10 20 5 करोड़ रुपीज़, इसका 20% है, तो 20% या उससे ज़्यादा, 20% मतलब 5 करोड़ या उससे 5 करोड़ 1 रुपया भी ज़्यादा होगा, तो हम उसको सब्सटेंशियली मानेंगे। सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग, एक होल का सब्सटेंशियल पार्ट मानेंगे। अब क्लियर हो गया?
अंडरटेकिंग किसको कहते हैं, सब्सटेंशियल किसको कहते हैं, अच्छे से क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी ने सेल किया, लीज किया या अदरवाइज डिस्पोज कर रहे हैं, कंपनी ने उसको बेच दिया या फिर किराए पे दिया या फिर हटा रहे हैं, क्या चीज़, होल पूरा अंडरटेकिंग या सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग, मतलब वही 20%, ठीक है, या फिर कंपनी ओन करा मोर देन वन अंडरटेकिंग, कंपनी के पास एक से ज़्यादा अंडरटेकिंग है ऑफ द होल या सब्सटेंशियली द होल ऑफ एनी सच अंडरटेकिंग। बात क्लियर हो गया। तो वो अगर कंपनी कर रही है तो उसके पास ये पावर बेचना, किराए पे देना या फिर हटाने का पावर तभी होगा अगर कंपनी ने कंसेंट देके एसआर पास किया है, तब वो बोर्ड के पास ये पावर आ जाएगा कि वो उसको बेच सके, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। टू इन्वेस्ट, जो रेट पॉइंट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से देखना है, क्लियर हो जाएगा। टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटी, मतलब पहले पढ़ लेते हैं अच्छा से कि टू इन्वेस्ट कर रहे हो आप क्या पैसा, द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड बाय इट एज ए रिजल्ट ऑफ एनी मर्जर या एमलगेमेशन मतलब कोई कंपनी का मर्ज हुआ या अमलगेमेट हुआ, उससे कुछ अमलगेमेटेड कंपनी या मर्जिंग कंपनी को कंपनसेशन रिसीव हुआ, ठीक है। उस कंपनसेशन को आप ऐसे ही कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए आपको आपको कंपनी का कंसेंट मिला होगा कि वो पावर है आपके पास कि आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रस्ट सिक्योरिटीज एक्चुअली सेफ सिक्योरिटीज़ होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है, तो वो पैसा डूबता नहीं है। लेकिन कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए आपको बोर्ड को पावर मिलना चाहिए कंपनी से एसआर पास करके, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या था, सेल करना, लीज करना या अदरवाइज डिस्पोज करना, क्या होल या सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, या फिर वेयर कंपनी ओन्स कर रहा है मोर देन वन अंडरटेकिंग ऑफ द होल या सब्सटेंशियली द होल ऑफ एनी सच अंडरटेकिंग। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट टू इन्वेस्ट, इस पॉइंट को मत याद कीजिएगा, लेकिन टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव बाय इट एज ए रिजल्ट ऑफ एनी मर्जर या एमलगेमेशन से आया हुआ पैसा, कंपनसेशन रिसीव हुआ अगली कंपनी को, वो अमाउंट आप कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बोर्ड नहीं इन्वेस्ट कर सकता अपनी मर्जी से, ठीक है, जब तक उसको कंसेंट नहीं मिला हो। अब सी नंबर पॉइंट थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से पढ़िएगा। टू बोरो मनी, आपने उधार लिया मनी, वेयर द मनी टू बी बोरोड, जहाँ से मनी आप यूजली लेते हैं, या फिर टुगेदर विद द मनी ऑलरेडी बोरोड, आपने वहाँ से पहले वो ले रखा था, वहाँ से वो एक्सीड कर रहा है, याद रखिएगा, एक्सीड क्या कर रहा है, एक्सीड पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, इन तीनों का ऐड करेंगे। जैसे प्रीवियस एग्जांपल जो यहाँ पर था उस एग्जांपल को लेते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल अगर आपका 80 करोड़ है, फ्री रिजर्व आपका 20 करोड़ है और सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 50 करोड़ है, तो टोटल हो गया आपका 150 करोड़। तो 150 करोड़ से अगर एक्सीड हुआ, बाय चांस एग्जांपल है, एक्सीड कर रहा है, हाँ, तो अपार्ट फ्रॉम एक्सीड करा तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए, तो कंसेंट इस ऑर्डर में चाहिए। या फिर अपार्ट फ्रॉम टेम्परेरी लोन ऑब्टेन फ्रॉम कंपनीज बैंकर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब आप टेम्परेरी लोन के लिए कंपनीज का जो बैंकर जिससे वो यूजली काम करती है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए आप लोन ले सकते हैं, टेम्परेरी लोन, छोटे लोन्स होते हैं, ले सकते हैं कि ऑपरेशनल कॉस्ट। लेकिन आप ऐसे ही जहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कुछ चीज़ क्रिएट करने के लिए आपको लोन चाहिए, उसके लिए आपको ये रूट से जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन है, एक्सेप्शन है यहाँ पर, प्रोवाइडेड डेट एक्सेप्टेंस बाय ए बैंकिंग कंपनी के बारे में बात हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनी, एक्सेप्टेंस बाय ए बैंकिंग कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ डिपॉजिट, इन बैंकिंग कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है उसका कि वो डिपॉजिट लेता है मनी फ्रॉम पब्लिक से वो पैसा लेता है, रिपे करते हैं उनको डिमांड पे या अदरवाइज, एंड विड्रॉल करता है बाय चेक, मतलब पब्लिक चेक से ले सकता है, ड्राफ्ट से ले सकता है, ऑर्डर से ले सकता है, अदरवाइज किसी से भी ले सकता है। उसको सेल नॉट बी डीम्ड, उसको हम डीम नहीं मानेंगे कि बोरिंग ऑफ मनी है बाय ये बैंकिंग कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज सी, मतलब उनका तो यही मेन काम है। इसके लिए भी अगर वो परमिशन लेंगे तो वो काम ही क्या करेंगे, बैंकिंग कंपनी। इसलिए बैंकिंग कंपनी को, जो पर्टिकुलरली इस रीजन में है, उन बैंकिंग कंपनी को रिलीफ मिली गई है इसमें, ठीक है। अब डी नंबर पॉइंट, टू रिमिट, मतलब
टू रिमीट मतलब गिव अप कर दिया या फिर एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है कि रिपेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम ए डायरेक्टर। आपके डायरेक्टर ने कोई लोन लिया था, आपको रिपेमेंट करना था, उसको रिपेमेंट करने के लिए कुछ वक्त चाहिए, गिव टाइम या फिर रिमिट। आपने छोड़ दिया गया, छोड़ो डायरेक्टर हमारा, वो नहीं देने से चलेगा, ऐसा नहीं है। आप छोड़ने का अलाउ नहीं दे सकते या फिर एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते जब तक आपको कंपनी से ऑथराइज नहीं है। वो 4 पॉइंट क्या थी? आप बेच नहीं सकते, किराए पे नहीं दे सकते या डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते होल या सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, या फिर कंपनी ओन कर रहा है एक से ज़्यादा तो उस एक से ज़्यादा का होल या सब्सटेंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, या फिर इन्वेस्ट नहीं कर सकते कंपनसेशन रिसीव हुआ एनी ऑफ एनी मर्जर या अमेलगमेशन से, उसका आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर पैसा आप बोरो नहीं कर सकते जो एक्सीड कर रहा है आपका एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का। ठीक है, उसके बाद है आपका अपार्ट फ्रॉम टेम्परेरी लोन, अब वो उठा सकते हैं कंपनीज बैंकर से इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो उठा सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड बैंकिंग कंपनी को रिलीफ दी गई है कि उनका तो नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है कि हाँ उनका पैसा उठाना देना, किराए पे लेना, लोन देना उनका काम है, तो उनको रिलीफ दी गई है कि आप ये काम करो, इसके लिए आपको परमिशन नहीं लेना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि उनका मेन काम यही है। ठीक है, या फिर डायरेक्टर से आपको कोई रिपेमेंट मिलना था, रिपेमेंट ऑफ इन डेट ड्यू फ्रॉम ए डायरेक्टर, वो आपने माफ़ कर दिया या फिर एक्स्ट्रा टाइम देने का बात है, वो अभी आप नहीं कर सकते जब तक एसआर पास नहीं है आपके फेवर में कि हाँ अब बोर्ड के पास ये पावर है कि वो टाइम दे सकता है एक्स्ट्रा, या फिर वो माफ़ कर दे कि हाँ लोन देने से चलेगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस है वो आपको और याद रखने हैं। नथिंग कंटेन इन क्लॉज ए में जो पॉइंट्स हैं ना, उसमें ऐसा मतलब नथिंग कंटेन इन क्लॉज ए में जो लिखा है वो अफेक्ट नहीं करेगा। कहाँ अफेक्ट नहीं करेगा? टाइटल ऑफ बायर, मतलब किसी ने अब मतलब बोर्ड ने बेचा है, सेल किया है, लीज किया, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ किया है, हाँ, तो टाइटल ऑफ बायर या फिर अदर पर्सन जो खरीद रहा है या टेक ऑन कर रहा है, लीज ले रहा है, एनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या अंडरटेकिंग जो रेफर्ड इन क्लॉज ए में है गुड फेथ में, तो उसमें अप्लाई नहीं होगा, उसको माफ है। गुड फेथ में, हाँ ये प्रूव होना पड़ेगा, गुड फेथ मतलब टाइटल ऑफ बायर और अदर पर्सन जो खरीद रहा है या लीज पे ले रहा है कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे लैंड वगैरह हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया या अंडरटेकिंग हो गया, जैसे समझाया था आपको, रेफर्ड इन क्लॉज ए इन गुड फेथ। ठीक है, अब दूसरा नंबर, कंपनी का तो काम ही है कि वो सेल करेगा, लीज सेल करने का काम है, उसको प्रॉपर्टी सेल करने का काम है या लीज करने का काम है अपनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है इसका, कंसिस्टिंग ऑफ और कंपनीज सर सेलिंग और लीजिंग, उसको भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, फिर एनी एसआर पास करके, कोई भी कंपनी एसआर पास करके बाय द कंपनी कंसेंट ले रहा है कि वो ट्रांजैक्शन करे एज इज रेफर्ड टू इन क्लॉज ए में जो लिखा है वो ट्रांजैक्शन करने के लिए उसने कंसेंट ले लिया, मे स्टिपुलेट सच कंडीशन, कुछ कंडीशंस के साथ वो कंसेंट ले लिया कि हाँ अलाउ है आप करो, एज मे बी स्पेसिफाइड इन रेजोल्यूशन में कुछ कंडीशंस हो सकता है ना, वो कंडीशंस क्या है, इंक्लूडिंग कंडीशन रिगार्डिंग किस तरह आप उसको बेचोगे, मतलब यूज़ करोगे प्रॉपर्टी, अगर बेच रहे हो तो कैसे यूज़ होना चाहिए, डिस्पोज हटाओगे तो कैसे हटाओगे, इन्वेस्ट करोगे तो कैसे करोगे, ऑफ द सेल प्रोसीड विच मे बी रिजल्ट फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट this subsection shall not deemed to authorize the company to effect any reduction of in capital in accordance with the provision contained in this act। मतलब इसका बारे में सिंपल इतना ही बोला गया है कि ये सब सेक्शन जो है ना, ये पूरी के बारे में बात है, ये पूरा 180 का जो सब सेक्शंस है, मतलब उसके अंदर में जो आता ना 181 A B C D है, वो दिस सब सेक्शन शैल नॉट डीम, इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि ऑथराइज कर रहा है कंपनी को, ऑथराइज किया जा रहा है कंपनी को टू इफेक्ट एनी रिडक्शन इन कैपिटल में आप रिडक्शन कर लो इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन कंटेन इन दिस एक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन इन दिस एक्ट। ठीक है, वो वाला पॉइंट ऊपर वाला खत्म हो गया। अब क्लॉज सी जो आपने पढ़ा था कि टू बोरो मनी, क्लॉज सी फिर से देख लीजिए, टू बोरो मनी वेयर द मनी टू बी बोरो टुगेदर विद द मनी ऑलरेडी बीन बोरोड, उसका एग्जांपल है एक्सीड कर रहा है एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम
अपार्ट फ्रॉम टेम्परेरी लोन ऑब्टेन फ्रॉम कंपनीज बैंक इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसके बारे में बात है कि क्लॉज 6 के बारे में बात है कि नो डेट, नो कोई भी कर्ज इनकर्ड बाय कंपनी, कोई भी कंपनी ने कोई भी कर्ज लिया इनकर्ड बाय कंपनी एक्सेस ऑफ द लिमिट इम्पोज्ड बाय क्लॉज सी। क्लॉज सी में जो है ना क्या था, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, उससे एक्सीड हो रहा है इन क्लॉज सी, सेल हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे और इफेक्चुअल नहीं मानेंगे। कब तक? अनलेस द लेंडर प्रूव्स करता है, जो लिया है, जो कर्ज दिया है, मतलब द लेंडर प्रूव्स करता है दैट ही एडवांस द लोन, जो कर्ज जो लेंडर जो पैसा दे रहा है वो प्रूव कर देगा कि वो एडवांस किया लोन इन गुड फेथ। याद रखना, गवर्नमेंट या फिर लेजिस्लेचर ने ये इसलिए बोला है कि गुड फेथ में किया, तो उनका क्या गलती? गुड फेथ, और उनको नॉलेज में नहीं था कि लिमिट जो इम्पोज इन क्लॉज सी में था ना, जो इन लिमिट में था, वो एक्सीड कर लिया गया, एक्सीडेड है, तो इसीलिए उनको माफ कर दिया जाएगा, उन पे ट्रायल वो नहीं होगा, ठीक है, वो इफेक्चुअल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाउएवर सेक्शन 180 डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्यों नहीं होता? प्राइवेट कंपनी में गिन के ही कुछ लोग होते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपका 200, तो इसलिए उसमें अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे आपको, आप इसको एक बार में ऐसे करके पूरा फुल आप अपने वॉल पे लगा लीजिए और डेली जस्ट टेकिंग ए सिप ऑफ द टी, ये कॉफ़ी, आप इसको पढ़ सकते हैं और आपको ये डेली याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, जैसे मैंने याद किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो CA, CS और CMA या फिर LLB में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। 2017 दिसंबर में CS में आया था, कंपनी लॉ में, तो उस तरह बहुत सारे एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह ही पढ़ना है। थैंक यू देन।